हार्वर्ड विश्वविद्यालय का परिसर और मैथ्स के जाने माने प्रोफेसर पॉल सैमुअल्सन के मैथ्स के लेक्चर। पॉल सैमुअल्सन का नाम उस समय के दुनिया के सबसे नामी गिरामी प्रोफेसर्स के लिस्ट में टॉप पे रहता था। इसीलिए पॉल सर की क्लास हार्वर्ड विश्वविद्यालय की सबसे टॉप फेवरेट जगह होती थी, जहां फर्स्ट ईयर से लेके थर्ड ईयर तक के रिसर्च स्टूडेंट अपनी जगह फिक्स कराना चाहते थे ताकि पॉल सैमुअल्सन सर की क्लास मिस ना हो। ऐसा ही एक दिन था और पॉल सैमुअल्सन ब्लैक बोर्ड पे एक क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे। बार बार कैलकुलेट कर रहे थे, बार बार आंसर निकाल रहे थे, लेकिन वो आंसर नहीं आ रहा था जो आना चाहिए। बच्चे भी लगातार कंसंट्रेट होकर ब्लैक बोर्ड की तरफ देख रहे थे और पॉल सर भी लगातार अपनी कैलकुलेशन के हर स्टेप को चेक कर रहे थे कि चक्कर है क्या, क्योंकि पॉल सैमुअल्सन सर के आंसर्स हमेशा करेक्ट आते थे और दुनिया का इतना बड़ा नाम था तो पॉल सैमुअल्सन सर पर तो कोई क्रॉस कर ही नहीं सकता था। लेकिन इसी बीच एक 21 साल का भारतीय नौजवान खड़ा होता है और कहता है, सर इसमें आपकी गलती है, इसलिए ये क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो रहा है। सारे स्टूडेंट्स की नज़र एक टक उस लड़के की तरफ, क्योंकि फर्स्ट ईयर का लड़का होके पॉल सैमुअल्सन पे क्वेश्चन रेस कर रहा है। मजाक हो रहा है क्या? पॉल सैमुअल्सन भी यही कह रहे थे कि तुम फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हो और मुझे क्रॉस कर रहे हो, पॉल सैमुअल्सन को क्रॉस कर रहे हो। कुछ भारतीयता को लेके तंज कसा, क्योंकि लड़का सिंपल भारतीय परिधानों में था। जब भारतीयता को लेके टीचर ने तंज कसा तो साथी स्टूडेंट्स भी तंज कसने लगे। लेकिन उस लड़के ने पूरे आत्मविश्वास के साथ जवाब दिया, जी भारतीय हूं, इसीलिए कम से कम फॉर्मूले तो बिल्कुल सही याद करता हूं। आप जिस फॉर्मूले के बेस पे ये पूरी कैलकुलेशन कर रहे हैं वो फॉर्मूला ही गलत है। वो फॉर्मूला गलत लिखा हुआ है। अगर उसके बेस पे आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आंसर कभी भी सही आ ही नहीं सकता है। तो सैमुअल्सन को लगा लड़का इतना आत्मविश्वास से बोल रहा है, कहीं सच में तो नहीं फॉर्मूला गलत है। जब बुक से चेक किया तो फॉर्मूला गलत निकला। वो दिन था और उसके बाद के दशकों पॉल सैमुअल्सन का फेवरेट स्टूडेंट एक ही होता था, जिसका नाम था सुब्रमण्यम स्वामी। जी ये 21 साल का भारतीय नौजवान डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी थे, जिन्होंने सिर्फ 23 साल की उम्र में हार्वर्ड विश्वविद्यालय से डॉक्टरेट की उपाधि हासिल करके इतिहास रचा था और 27 साल की उम्र में हार्वर्ड में पढ़ाने वाले पहले लेक्चरर बने थे। लेकिन किसे पता था कि सुब्रमण्यम स्वामी की राह प्रोफेसरशिप से मुड़ते हुए भारत की सत्ता से टकराने लगेगी। भारतीय सत्ता से टकराने की सुब्रमण्यम की कहानियां खूब प्रचलित हैं। एक दिलचस्प किस्सा हम लेके आए हैं। जब इंदिरा गांधी की पूरी पुलिस मशीनरी को चकमा देते हुए स्वामी ने नेपाल से लेकर बैंकॉक और बैंकॉक से लेकर अमेरिका तक की यात्रा की और किस तरीके से बिल्कुल हॉलीवुड फिल्म स्टाइल सुब्रमण्यम स्वामी ने वो खेल किया, जब इंदिरा गांधी की नाक के नीचे से पुलिस ढूंढती रह गई और सुब्रमण्यम लोकसभा में आए और लोकसभा से गायब हो गए। पूरे देश की पुलिस पीछे पीछे थी और स्वामी आगे आगे। 2 साल 10 महीने का वो भारत का काल रात्रि का दौर, आपातकाल का दौर और पुलिस के डंडे से बचने वाला एकमात्र आदमी सुब्रमण्यम स्वामी। चूंकि नानाजी देशमुख के ड्राइवर होने के नाते, नानाजी देशमुख के सहायक होने के नाते सुब्रमण्यम स्वामी टॉप लिस्ट में थे और कोई भी ऐसा नेता नहीं था जिसका इमरजेंसी से पहले इंदिरा गांधी से झगड़ा हो और वो आपातकाल के दौरान गिरफ्तार न किया गया हो, सिर्फ स्वामी थे। लेकिन अब सवाल आता है, इमरजेंसी के पहले झगड़ा क्या था? तो जरा आराम से चलिए, तसल्ली से बैठिए, एक एक करके किस्सा समझेंगे, सीक्वेंस से समझेंगे, तब आएगा मजा। दरअसल सुब्रमण्यम स्वामी जब हार्वर्ड विश्वविद्यालय में 27 साल की उम्र में पढ़ा रहे थे तो उनकी प्रतिभा काफी ज्यादा चर्चित थी, खास तौर से पश्चिमी देशों में। वेस्टर्न मीडिया लगातार स्वामी को कवर करती थी, स्वामी के लेक्चर्स के पॉइंट्स कवर किए जाते थे, जिसके बाद स्वामी की पॉपुलैरिटी इंडिया में भी बढ़ने लगी। ये वही दौर था 71-72 का, जब दिल्ली आईआईटी के अमर्त्य सेन, जी हाँ वही मशहूर अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन जिनको नोबेल प्राइज मिला था पिछले साल उनके मॉडल को लेके, जो उन्होंने पॉवर्टी रिमूव करने को लेके दिया था। अमर्त्य सेन ने सुब्रमण्यम स्वामी को आमंत्रित किया कि आप चाहें तो दिल्ली आईआईटी आके पढ़ा सकते हैं, हार्वर्ड विश्वविद्यालय में पढ़ा रहे हैं। हाँ जरूर ऐसा है कि दिल्ली आईआईटी में वेतन थोड़ा कम मिल सकता है, लेकिन स्वदेश की सेवा तो हो ही सकती है। कम से कम अपने ज्ञान का समुचित योगदान भारत में तो दे ही सकते हैं। और सुब्रमण्यम स्वामी ने
हार्वर्ड विश्वविद्यालय की नौकरी छोड़ के दिल्ली आईआईटी की नौकरी की। ये भी बहुत बड़ी सीख है उन लोगों के लिए जिन्हें भारत में अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, जिन्हें भारत में मौके मिलते हैं, लेकिन इन सब के बावजूद वो अपने ज्ञान का, अपने नॉलेज का, अपनी बहुमूल्य प्रतिभा का उपयोग विदेशों की प्रगति में करते हैं और हिंदुस्तान पीछे का पीछे रह जाता है। खैर, 27 साल की उम्र में स्वामी हार्वर्ड से भारत शिफ्ट होने के लिए तैयार हो गए थे, लेकिन हार्वर्ड के छात्र स्वामी को छोड़ना नहीं चाह रहे थे। लेटर्स स्वामी के पास आ रहे थे कि हार्वर्ड छोड़ के मत जाइए, हार्वर्ड छोड़ के मत जाइए, लेकिन स्वामी ने तय किया कि वो दिल्ली जाएंगे तो जाएंगे। इसके बाद दिल्ली आईआईटी में स्वामी लगातार पढ़ाने लगे, क्लासेस अटेंड करने लगे और स्वामी की क्लासेस पूरे देश भर में चर्चा का विषय बनने लगी। स्वामी का हर लेक्चर अर्थशास्त्र का नया विमर्श तैयार करने लगा। स्वामी अपने किसी लेक्चर में पंचशील पे सवाल उठाते तो किसी लेक्चर में भारत की तत्कालीन आर्थिक नीतियों की, किसी लेक्चर में बैंकों के राष्ट्रीयकरण का मुद्दा उठा देते तो किसी लेक्चर में इंदिरा गांधी की समाजवाद की धुरी पे घूमती हुई आर्थिक नीतियों पे निशाना साधते, किसी लेक्चर में जीडीपी 10 करने के फॉर्मूले गिनवा देते तो किसी लेक्चर में तत्कालीन भारतीय सरकार की आर्थिक नीतियों की जमकर आलोचना करते। स्वामी के हर लेक्चर्स की बातों को न्यूज़पेपर्स में जगह मिल रही थी। ये शायद पहली बार था आजाद भारत के इतिहास में जब किसी प्रोफेसर की बातों को इतना महत्व दिया जा रहा था। वकीलों ने तो इस देश में खूब राजनीति की है, लेकिन किसी प्रोफेसर के ऐसे चर्चे पहली बार हो रहे थे। इतने महत्वपूर्ण हो चुके थे स्वामी कि स्वामी की लेक्चर्स में कही गई बातों का जवाब तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी को देना पड़ता था। जब पंचशील पे स्वामी ने सवाल उठाए, बैंकों के राष्ट्रीयकरण पे सवाल उठाए, इंदिरा गांधी की समाजवाद की धुरी पे घूमती आर्थिक नीतियों पर सवाल उठाए, तब इंदिरा गांधी को उसके जवाब देने पड़े थे। लेकिन इसका खामियाजा भी स्वामी को भुगतना पड़ा। जब 1 साल दिल्ली आईआईटी में भी अपना कार्यकाल पूरा ना कर पाए स्वामी, और स्वामी को दिल्ली आईआईटी की नौकरी से हाथ धोना पड़ा। इंदिरा गांधी ने स्वामी का रेजिग्नेशन करवाया और इसके बाद सुब्रमण्यम स्वामी ने इंदिरा गांधी के खिलाफ कोर्ट केस फाइल किया। दिलचस्प बात बताऊं आपको, इंदिरा गांधी के सामने फाइल हुआ कोर्ट केस अपने नतीजे के तौर पे तब परिवर्तित हुआ जब इंदिरा गांधी को मरे हुए 8 साल का समय गुजर चुका था, लेकिन स्वामी केस लड़ता था। क्योंकि ये स्वामी की प्रतिष्ठा से जुड़ा विषय बन गया था, इसीलिए स्वामी ने 1991 तक इस मुकदमे को लड़ा और 91 में जब स्वामी के पक्ष में फैसला आया तब स्वामी ने 1 दिन की दिल्ली आईआईटी की क्लास अटेंड की और इसके बाद दिल्ली आईआईटी से इस्तीफा दे दिया। लेकिन इंदिरा का ये विरोध जल्दी ही स्वामी की राजनीतिक पारी की शुरुआत की वजह बना। जनसंघ के नानाजी देशमुख को सुब्रमण्यम स्वामी में एक बड़ी संभावना दिखी, क्योंकि एक एलीट, एक एजुकेटेड चेहरा, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का चेहरा और खाटी संघी विचारधारा का चेहरा। क्योंकि सुब्रमण्यम स्वामी कभी संघ की शाखा में गए हों या ना गए हों, लेकिन स्वामी की विचारधारा खाटी दक्षिणपंथी विचारधारा है जो बहुत से मामलों में संघ से बिल्कुल मैच करती है और बहुत से मामलों में संघ के एकदम 180 डिग्री उलट जाती है। लेकिन फिर भी नानाजी देशमुख ने जनसंघ की तरफ से स्वामी को राज्यसभा की सदस्यता का टिकट ऑफर किया। स्वामी ने एक्सेप्ट किया और इसके बाद स्वामी जनसंघ के राज्यसभा सांसद बन गए। स्वामी लगातार एक्टिवेट होकर पॉलिटिक्स करने लगे, जेपी के आंदोलनों में भाग लेने लगे। स्वामी की बातें सुनने के लिए अच्छी खासी युवाओं की भीड़ आने लगी, जिसकी वजह से स्वामी धीरे धीरे फायर ब्रांड लीडर भी बनते चले गए। लेकिन जब 25 जून 1975 को इस देश में आपातकाल लगा और तमाम जनसंघ के नेताओं और संघ के नेताओं की गिरफ्तारियां हुई, तब गिरफ्तारी की तलवार स्वामी पर भी लटक रही थी। लेकिन स्वामी से ज्यादा जिस एक व्यक्ति को पुलिस जी जान से ढूंढ रही थी, उसका नाम था नानाजी देशमुख। नानाजी देशमुख यानी उत्तर प्रदेश की धरती पे जनसंघ को स्थापित करने वाला बीजेपी का पितृ पुरुष, जिसने 60 साल की उम्र में, सिर्फ 60 साल की उम्र में राजनीति से संन्यास ले लिया, सिर्फ इसलिए कि ये उसका वक्त नहीं है। अब ये नौजवानों की उम्र है, नौजवान आए और राजनीति करें। 60 साल की उम्र माने तपोवन की ओर प्रस्थान, और भगवान राम की तपस्थली चित्रकूट में जाके वो करिश्मा करके दिखाया था नानाजी देशमुख ने, जिसे आज भी भारतीय राजनीति सलाम करती है। और मेरा भी राजनीति के उस पितृ पुरुष को सलाम, क्योंकि नानाजी देशमुख जैसा राजनीतिक शायद ही भारतीय राजनीति में आपको ढूंढे मिलेगा।
लेकिन वही नानाजी देशमुख जब जनसंघ के सबसे प्रतिष्ठापित दीवार के तौर पर उत्तर प्रदेश में काम कर रहे थे, अंडरग्राउंड होकर काम कर रहे थे, तब उन नानाजी देशमुख की देखभाल करने के लिए जो एक व्यक्ति उनके साथ टिका हुआ था, उसका नाम था सुब्रमण्यम स्वामी। दरअसल नानाजी देशमुख अपनी गाड़ी का ड्राइवर भी दूसरा नहीं रख सकते थे, क्योंकि ये गहरा सवाल था कि उस ड्राइवर की निष्ठा नानाजी देशमुख के साथ कितनी होती है। वो सरकार को भी बता सकता है और ऐसे में नाना की गिरफ्तारी हो जाएगी। ऐसे में सुब्रमण्यम स्वामी बन जाते हैं नानाजी देशमुख के ड्राइवर, और यहाँ से शुरू होती है नानाजी देशमुख और सुब्रमण्यम स्वामी की व्यक्तिगत जुगलबंदी की कहानियाँ, जो बहुत हद तक दंत कथाओं की तरह प्रचलित हैं। मैं उन पे नहीं जाऊँगा क्योंकि ऐसे समय बहुत ज़्यादा लगेगा, और मुझे मालूम है आप व्याकुल हो रहे होंगे इंदिरा गांधी और सुब्रमण्यम स्वामी की उस दिलचस्प टॉम एंड जेरी वाली कहानी की ओर। बस बिल्कुल द्वार पे हैं हम। दरअसल पीछे का जब तक मैं आपको समझाऊंगा नहीं, तब तक ये कहानी सुनने का मजा नहीं आएगा। और कम से कम सिर्फ कहानी सुनने तो थोड़ी ना आए हैं आप, कहानी के साथ साथ जानकारी भी तो चाहिए ना। तो पॉलिटिक्स के माध्यम से हम कहानी और जानकारी दोनों देते हैं। तो नानाजी देशमुख और सुब्रमण्यम स्वामी इसी तरह अंडरग्राउंड होके अपना काम कर रहे थे। एक दिन स्वामी को नानाजी देशमुख ने किसी काम के लिए बाहर भेजा, और इसी बीच नाना की गिरफ्तारी हो जाती है। स्वामी आते हैं, देखते हैं नानाजी देशमुख है नहीं, समझ जाते हैं नाना की गिरफ्तारी हो चुकी है। और इसके बाद सुब्रमण्यम स्वामी के लिए सरवाइव करना आपातकाल के समय में बहुत मुश्किल हो गया था। लेकिन पता है, सुब्रमण्यम स्वामी ने भी वही वेश धारण किया था जो हमारे आज के प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने किया था। मोदी की वो सिख वाली पगड़ी वाली तस्वीरें आपने खूब देखी होंगी ना, जिसमें पगड़ी है, चश्मा है, दाढ़ी है। वैसी ही तस्वीरें सुब्रमण्यम स्वामी की भी हैं, लेकिन शायद आपने देखी ना हो। देखिएगा, सुब्रमण्यम स्वामी सरदार की पगड़ी में, दाढ़ी लगाए, बिल्कुल पठानी कुर्ता पैजामा पहने। वो स्वामी का दिलचस्प अंदाज था, जिस वेश में स्वामी देश भर में घूमा करते थे और इंदिरा की पुलिस को चकमा दे रहे थे। पूरे देश की पुलिस स्वामी के पीछे थी, क्योंकि सुब्रमण्यम स्वामी को गिरफ्तार करने का आदेश खास तौर से इंदिरा गांधी की तरफ से जारी किया गया था, क्योंकि इंदिरा और स्वामी की अदावत पहले से थी, जो मैंने आपको बताया है वो वाकया। स्वामी लगातार तमिलनाडु में प्रवास कर रहे थे, क्योंकि तमिलनाडु वो राज्य था जहां कांग्रेस की सरकार नहीं थी। लगातार संघ के नेताओं से अंडरग्राउंड तरीके से संपर्क में थे, क्या किया जाए, कैसे किया जाए। लगातार संघ के नेताओं की भूमिकाएं तय हो रही थी। ऐसे में स्वामी की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होने वाली थी। क्या थी भूमिका? स्वामी को भूमिका दी गई कि स्वामी अमेरिका जाएंगे। क्यों जाएंगे? क्योंकि अमेरिका में स्वामी की बहुत इज्जत है। मैथ्स के हार्वर्ड के प्रोफेसर होने के नाते स्वामी की बातों को सब बहुत ध्यान से सुनते हैं, और वैसे भी वेस्टर्न मीडिया पहले से स्वामी को कवर करती थी, इसीलिए स्वामी की छवि वेस्ट में बहुत अच्छी है। और अमेरिका में रहकर सुब्रमण्यम स्वामी भारत में हो रही सरकारी जातियों की खबरें उड़ाएंगे। अमेरिका पर एक तरीके का प्रेशर बिल्डअप करने की कोशिश करेंगे कि इंदिरा गांधी की इमरजेंसियों में मानव अधिकारों का जो उल्लंघन हो रहा है, उस पर अमेरिका अपना हस्तक्षेप करे। और विदेशी हस्तक्षेप होने के नाते इंदिरा पे दबाव बनेगा कि वो आपातकाल हटाएं। ये बहुत जरूरी कदम था, क्योंकि अगर ऐसा ना होता तो आपातकाल हटने में और विलंब हो सकता था। लेकिन इसके पहले सुब्रमण्यम स्वामी को जाना था गुजरात। सुब्रमण्यम स्वामी को आदेश दिया गया कि आपको सिर्फ मणिनगर रेलवे स्टेशन पहुंचना है किसी तरह से, और मणिनगर रेलवे स्टेशन पे आपको एक संघ का प्रचारक मिलेगा जो आपको उचित स्थान पे लेके जाएगा। स्वामी बताते हैं, जब मैं मणिनगर रेलवे स्टेशन पहुंचा तो मुझे एक संघ का प्रचारक मिला। वो प्रचारक मुझे बहुत मिलनसार लगा, और इसके बाद उसने मुझे अपनी मोटरसाइकिल पर बैठा के गुजरात की तत्कालीन कैबिनेट मंत्री के घर लेके गया। और इसके बाद मैं, वो और गुजरात के वो मंत्री साहब तीनों अहमदाबाद की सड़कों पे मशहूर फ्रूट आइसक्रीम खाते हुए खूब मजा ले रहे थे। जानते हैं वो संघ का प्रचारक कौन था? जी हाँ, नरेंद्र दामोदर दास मोदी। नरेंद्र मोदी और सुब्रमण्यम स्वामी उस समय से एक दूसरे को जानते हैं। खैर, स्वामी को अमेरिका निकलना था। अमेरिका निकलें कैसे? तो स्वामी ने पहले टिकट कटाया बैंकॉक का, और फिर बैंकॉक से निकले अमेरिका। पहुंच तो गए, अमेरिका में अपना काम भी किया। अमेरिकी संसद के सामने अमेरिकन मीडियम से लगातार जर्नलिस्ट से बातचीत करके, न्यूज़पेपर्स में, मैगजीन्स में अपने इंटरव्यूज़ देके लगातार भारत में हो रही मानव अधिकारों की जातियों की खबरें वहाँ प्रकाशित करवाते रहे, जिसकी वजह से इंदिरा पे विदेशी दबाव बन रहा था। स्वामी का अमेरिका प्रवास बिल्कुल सफल था,
लेकिन अब एक और समस्या आ रही थी सामने। समस्या जानते हैं क्या थी? दरअसल लोकसभा और राज्यसभा का एक नियम है कि अगर कोई भी सदस्य 6 महीने की सदस्यता यानी सदस्यता के कार्यकाल में 6 महीने से ज़्यादा अनुपस्थित रहता है सदन में, तो उसकी सदस्यता रद्द मान ली जाती है। और स्वामी की सदस्यता को हुए 6 महीने होने ही वाले थे और 6 महीने की इस अनुपस्थिति के नियम का फायदा उठा के इंदिरा गांधी बहुत सारे जनसंघ के सदस्यों की सदस्यताएं रद्द कर चुकी थीं। ऐसे में स्वामी चाह रहे थे कि उनकी सदस्यता ना रद्द हो। इसके पीछे कोई स्वार्थ नहीं था, इसके पीछे कारण सिर्फ इतना था कि सुब्रमण्यम स्वामी इंदिरा गांधी को ये मैसेज देना चाहते थे और पूरे देश को ये मैसेज देना चाहते थे कि ऐसा नहीं है कि पूरा देश इंदिरा का गुलाम हो चुका है, ऐसा नहीं है कि इंदिरा जो चाह रही हैं वही होता है। अगर किसी में हिम्मत है, साहस है, तो वो इंदिरा का विरोध करते हुए भी इसी देश में रह सकता है। ये सिद्ध करना था स्वामी को। करें कैसे? पूरे देश की पुलिस स्वामी के पीछे थी। स्वामी ने दिमाग लगाना शुरू किया। स्वामी ने अमेरिका से फिर बैंकॉक की टिकट कटाई, लेकिन दूसरी फ्लाइट से जो थ्रू इंडिया बैंकॉक जाती हो, थ्रू दिल्ली बैंकॉक जाती हो। स्वामी ने बैंकॉक की टिकट इसलिए कटाई ताकि दिल्ली में उतरने वाले पैसेंजर्स की लिस्ट में स्वामी का नाम ना हो, क्योंकि अगर स्वामी का नाम होगा तो निश्चित रूप से पुलिस स्वामी के पीछे पड़ेगी। स्वामी बताते हैं कि प्लेन में वो बैठे थे और प्लेन में तकरीबन 3-4 बजे के आसपास ये सुबुगाहट हुई कि प्लेन दिल्ली पहुंच चुका है। स्वामी अपनी सीट से उठे, ऊँघते हुए स्वामी उठे और सीधा उस डोर कीपर के पास गए और उसे अपना राज्यसभा वाला कार्ड दिखाया। राज्यसभा वाला कार्ड इसलिए दिखाया क्योंकि टिकट तो स्वामी के पास बैंकॉक का था। वो दिल्ली में क्यों उतारेगा आपको भाई? जब दिल्ली आपको उतरना ही नहीं है तो दिल्ली क्यों उतरोगे? तो उस डोर कीपर ने भी राज्यसभा का कार्ड देखा और देख के कहा ठीक ठीक, जाइए जाइए। रात में 3-4 बज रहे थे, वैसे नींद में था। स्वामी उतरे और सीधा राजदूत होटल भागे। राजदूत होटल के पीसीओ से अपने घर फोन लगाया। रुखसाना ने फोन उठाया। रुखसाना सुब्रमण्यम स्वामी की पत्नी है और उन्होंने सुब्रमण्यम स्वामी पर सबसे मानक किताब लिखी है, इवॉल्विंग विद स्वामी, अ रोलर कोस्टर राइड। बड़ी मशहूर किताब है, बड़ी मकबूल किताब है। सुब्रमण्यम स्वामी राजदूत होटल पहुंचते हैं, वहां से रुखसाना को फोन करते हैं, कहते हैं आपकी मौसी के घर से आया हूं और बहुत सारे तोहफे लाया हूं, तोहफे बटोरने के लिए एक बड़ा बैग लेके आइएगा। दरअसल ये पहले से तय कोड था कि जब भी स्वामी रुखसाना से फोन पे कहेंगे कि आपकी मौसी के घर से मैं तोहफे लेके आया हूं और बड़ा सा बैग लाइएगा, तब रुखसाना अपने घर से स्वामी के लिए उनके कपड़े, उनकी पगड़ी, उनकी दाढ़ी और उनकी मूछें, ऐसे तमाम गेटअप लेके आएंगी जो स्वामी को सरदार बना दें। तो राजदूत होटल में रुखसाना स्वामी के लिए वो सब कपड़े लेके आईं और इसके बाद स्वामी ने जल्दी से उसे पहना और स्वामी ने अपनी पत्नी से कहा शाम को मैं तुम्हारे घर टीवी मिस्त्री बन के आऊँगा। अरे मैंने स्वामी का ही घर। असल में स्वामी को अगर अपने घर पहुँचना था तो ये काम किसी ना किसी गेटअप में ही किया जा सकता था, क्योंकि अगर स्वामी ओरिजिनल सुब्रमण्यम स्वामी बन के अपने घर पहुँचने के लिए निकलते तो गृह यात्रा बाद में होती, जेल यात्रा पहले हो जाती। अरे भाई, जब पूरे देश की पुलिस स्वामी को गिरफ्तार करने के पीछे है तो क्या उस पुलिस ने स्वामी का घर ऐसे ही छोड़ दिया होगा? निश्चित रूप से स्वामी के घर के सामने भी पुलिस की तैनाती होगी और थी। बतौर रुखसाना स्वामी सुब्रमण्यम स्वामी के घर के बाहर सिविल ड्रेस पहने हर समय कांस्टेबल तैनात रहते थे। और ये बात रुखसाना ने स्वामी को राजदूत होटल में जैसे बताई, स्वामी ने तुरंत टीवी मिस्त्री वाला प्लान तैयार किया। लेकिन टीवी मिस्त्री वाला प्लान तैयार करना आसान था, इम्प्लीमेंट करना जरा मुश्किल, क्योंकि सरदार तो बन गए थे हमारे स्वामी जी, पगड़ी सेट करके, मूछ लगा के, दाढ़ी लगा के, कड़ा पहन के, पठानी सूट पहन के। लेकिन टीवी मिस्त्री बनने के लिए जो चीज सबसे जरूरी होती है वो होती है टीवी रिपेयर करने वाले पार्ट्स। वो तो थे नहीं स्वामी के पास। स्वामी समझ गए थे कि अगर वो शाम को अपने घर गए और कांस्टेबल ने उन्हें टोका कि भाई कहाँ से आए हो, कहाँ जा रहे हो, तो स्वामी ने बताएंगे कि भाई हम टीवी रिपेयर करने वाले हैं। तो कांस्टेबल उनसे पूछेगा कि टीवी रिपेयर करने वाले हो तो बिना टीवी रिपेयर करने वाले पार्ट्स के करोगे कैसे? ऐसे ही। तो सुब्रमण्यम स्वामी ने इसके लिए दिमाग लगाया और दिल्ली के सबसे बड़े कबाड़ी वाले की तरफ बढ़े। दिल्ली के सबसे बड़े कबाड़ी वाले की दुकान पहुंचे और वहां पहुंच के स्वामी ने कहा कि भैया इलेक्ट्रिक के जितने पार्ट्स हों सब मुझे लाके दे दो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कौन सा पार्ट किस मशीन का है, स्वामी को इससे कोई लेना देना नहीं था। सारे पार्ट स्वामी ने लिए और एक ब्रीफ केस में करीने से सजा के रख लिए
और फिर वही ब्रीफकेस हाथ में लटकाए शाम को अपने घर पहुंचे। कांस्टेबल ने टोका, ओ भाई कहाँ जा रहे हो? इन्होंने कहा, भाई मैडम ने बुलाया था, टीवी रिपेयर करना था, टीवी मिस्त्री हूँ। उनका टीवी मिस्त्री हो? पक्का? उनका और क्या पक्का क्या भाई, ये देखो अटैची, अटैची में इलेक्ट्रिक के सारे पार्ट हैं टीवी रिपेयर करने वाले। उन्होंने खोल के देखा, उन लोगों को खुद भी नहीं पता था कि टीवी रिपेयर करने के लिए कौन कौन से पार्ट लगते हैं। भाई इलेक्ट्रीशियन थोड़ी थे वो लोग, उनको कुछ पार्ट से लगे। उनका हाँ भाई ठीक है, जाओ जाओ जाओ। स्वामी जल्दी पहुंचे और घर के गेट पे सीधा डोरबेल जोर जोर से बजाई, दरवाजा खटखटाया, बोला मैडम टीवी रिपेयर करने वाला आ गया, आपने कॉल किया था ना, टीवी रिपेयर करनी थी। ऐसा स्वामी 2 वजहों से कर रहे थे। एक तो कांस्टेबल्स को जो पीछे खड़े थे ये पता चल जाए कि भाई ये टीवी रिपेयर करने वाला हूं, जरा भरोसा हो जाए। और दूसरा, अंदर खड़ी रुखसाना ये समझ जाए कि स्वामी ही हैं गेट पे। रुखसाना जल्दी से गेट खोलती हैं और स्वामी खटाक से अंदर घुसते हैं और फिर 5 दिन बाद निकलते हैं, क्योंकि सुब्रमण्यम स्वामी पहले से तय कर चुके थे कि 5 दिन बाद ही वो सदन के लिए रवाना होंगे। इस बीच कांस्टेबल रुखसाना स्वामी के पास आए, बोले वो मैडम आपने टीवी रिपेयर करने वाले किसी को बुलाया था? उन्होंने बोला हाँ टीवी खराब थी, आया था। तो कांस्टेबल ने पूछा अच्छा तो गया? उन्होंने कहा हाँ वो तो घंटा भर पहले चला गया, आप लोग ने देखा नहीं क्या? कांस्टेबल ने कहा हाँ हो सकता हो ना देखा हो भाई। कांस्टेबल चले गए। रुखसाना स्वामी ने सुब्रमण्यम स्वामी के साथ 5 दिनों तक उसी एक कमरे में बिना घर के बाहर निकले बिताया, क्योंकि अगर रुखसाना भी घर के बाहर निकलती तो घर के अंदर स्वामी के होने का अंदेशा कांस्टेबल्स को लग सकता था। 5 दिनों का समय गुजर चुका था और अब स्वामी तय कर चुके थे कि वो सदन के लिए रवाना होंगे। लेकिन सुब्रमण्यम स्वामी का इमरजेंसी के दौरान सदन पहुंचना कोई छोटी मोटी घटना नहीं थी। 2 साल 10 महीने की इंदिरा गांधी की हिटलर शाही के प्रतीक चिन्ह पर पड़ने वाली सबसे बड़ी चोट थी कि पूरा देश इंदिरा का गुलाम नहीं है। अगर प्रतिकार करने का साहस है तो आपातकाल के दौरान सदन के भीतर इंदिरा का विरोध किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए जरूरत थी एक मजबूत प्लान की और उसके एग्जैक्ट ब्लूप्रिंट की। इसलिए चूंकि ये सारा काम पुलिस की नाक के नीचे से करना था, हर समय हर सेकंड स्वामी की गिरफ्तारी का अंदेशा था, क्योंकि पुलिस चप्पे चप्पे पे मौजूद होगी। सदन के गेट के सामने से लेकर सदन के वेल तक सैकड़ों पुलिस वाले मिलेंगे और उन पुलिस वालों को स्वामी कैसे चकमा देंगे, ये कमाल की कहानी होने वाली है। यहां से कहानी में पूरी तरह से जुड़ जाइए, क्योंकि तभी मामला समझ में आएगा। रुखसाना स्वामी और सुब्रमण्यम ने प्लान बनाया और उस प्लान के तहत रुखसाना ने सुबह सुबह स्वामी को अपनी फिएट कार में बैठाया और सदन के गेट नंबर 4 पे ड्रॉप किया। गेट नंबर 4 सबसे किनारे वाला डोर है, जहां पे पुलिस की सबसे कम तैनाती होती है। पहले से प्लान था स्वामी जितनी जल्दी हो सके सदन के भीतर जाएंगे, उपस्थिति रजिस्टर में उपस्थिति दर्ज कराएंगे और इसके बाद जितनी जल्दी हो सकेगा वेल में जाएंगे, जहां उपराष्ट्रपति की मौजूदगी में तमाम नेता मौजूद होंगे। ऐसा स्वामी इसलिए करना चाहते थे ताकि सभी नेताओं को यह मैसेज मिले कि इंदिरा की सत्ता अब ज्यादा दिनों की है नहीं और इंदिरा का विरोध सदन में भी हो सकता है। और इसके बाद जितनी जल्दी हो सके स्वामी खट से सदन के बाहर निकलें। लेकिन सदन के बाहर निकल के क्या करेंगे? रुखसाना ने प्लान पहले से तैयार कर रखा था। रुखसाना अपनी गाड़ी सदन के पास बनी चर्च की पार्किंग में खड़ी करेंगी और उस कार की कारपेट के नीचे चाबी रखी होगी गाड़ी की, जिससे जैसे स्वामी कार के पास आए तुरंत वो चाबी उठाएं, गाड़ी स्टार्ट करें और खटाक से निकल जाएं। स्वामी कार से उतरे और जल्दी जल्दी तेज तेज कदमों से सदन के भीतर उस कार्यालय में दाखिल हुए जहां उपस्थिति रजिस्टर था। सुब्रमण्यम स्वामी के कॉलम के सामने अपनी सिग्नेचर की। स्वामी ने सोचा कि उन्हें किसी ने नहीं देखा, लेकिन तब तक रजिस्टर वाली टेबल के उस पार स्वामी की नजर पड़ी तो देखा एक आदमी खड़ा है। ऊपर सर किया तो देखे ये तो इंद्रजीत गुप्ता जी हैं, सीपीआई वाले। सीपीआई का जाना माना नाम थे इंद्रजीत गुप्ता। स्वामी समझ गए अगर इनके साथ बात में लग गए तो देर हो जाएगी। स्वामी जल्दी से हंसते हुए इंद्रजीत गुप्ता का हाथ पकड़ के उन्हें वेल की तरफ ले गए, जहां उपराष्ट्रपति जी मृत सांसदों के लिए मौन रखवाने की तैयारी कर रहे थे, भाषण दे रहे थे। स्वामी को देख के सब हक्का बक्का, उपराष्ट्रपति भी हक्का बक्का और सारे कांग्रेस के नेता भी हक्का बक्का। इसलिए क्योंकि इंदिरा विरोधी कोई नेता सदन के भीतर इमरजेंसी में आया कैसे? सुब्रमण्यम स्वामी पुलिस की गिरफ्तारी से बच के पहुंचे कैसे? कई नेताओं को तो लगा स्वामी हाथ में बम वम लेके आए हैं।
कि भाई यहाँ गिरा देंगे, क्योंकि पुलिस से बच के अगर कोई आदमी आ रहा है तो उसके पास हथियार जरूर होंगे। कई लोग टेबल के नीचे छुप गए, लेकिन स्वामी ने कुछ किया नहीं। जल्दी से स्वामी ने पॉइंट ऑफ ऑर्डर का इशारा किया। पॉइंट ऑफ ऑर्डर एक इशारा होता है जब किसी सदस्य को बीच में कुछ बोलना होता है। उपराष्ट्रपति जी ने इशारा समझा और बोला, क्या बोलना है आपको? स्वामी जी ने कहा, अपने मृत सांसदों की मृत्यु के लिए तो शोक सभा रखवा दी, इस लोकतंत्र की मृत्यु के लिए शोक सभा रखवाएंगे या नहीं? इस देश का लोकतंत्र भी मर चुका है और इस 2 साल 10 महीने के कार्यकाल के दौरान इस देश के लोकतंत्र की भी हत्या की गई है। स्वामी के ऐसा कहने पर सब लोग हड़बड़ाए और जल्दी जल्दी उसी हड़बड़ाहट में उपराष्ट्रपति महोदय ने मौन का आदेश दे दिया और स्वामी उस मौन का फायदा उठा के जल्दी से बोले, मैं सदन से वॉकआउट कर रहा हूं, और जल्दी जल्दी हाथ हिलाते हुए तेज कदमों से सदन के बाहर निकले। सदन के बाहर निकले तो सामने खड़े पुलिस वालों ने स्वामी को देखा। स्वामी जल्दी से भागते हुए चर्च की तरफ बढ़े। पीछे से पुलिस वाले आ रहे थे, लेकिन कार बिल्कुल सही जगह खड़ी थी। स्वामी ने खट से दरवाजा खोला और कारपेट के नीचे पड़ी चाबी उठाई, गाड़ी स्टार्ट की। पुलिस पीछे थी और खटाक से भागे और सीधा बिरला मंदिर की पार्किंग में ले जाके गाड़ी खड़ी कर दी। ऐसा इसलिए क्योंकि बिरला मंदिर सदन के आसपास बनी सबसे भीड़ वाली जगह थी। स्वामी ने खटाक से कार पार्क की और जल्दी से बिरला मंदिर के अंदर घुसे और मंदिर के अंदर ही अपना ड्रेसअप चेंज किया। अभी सुब्रमण्यम स्वामी थे, सरदार नहीं थे। सरदार का गेटअप तो घर में उतार दिया था। और जल्दी से सुब्रमण्यम स्वामी ने एक सफेद कलर का कुर्ता पहना, गांधी टोपी लगाई, चश्मा लगाया और बिल्कुल गांधीवादी नेता बनके सीधा दिल्ली रेलवे स्टेशन की तरफ भागे। चाबी उसी गाड़ी में कारपेट के नीचे छोड़ दी थी बिरला मंदिर की पार्किंग में। जल्दी से दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंचे और चेक किया कि कौन सी गाड़ी सबसे पहले निकलने वाली, कहां जा रही है, इससे स्वामी को लेना देना ही नहीं है। पता चला गाड़ी आगरा जा रही है। स्वामी ने खट से आगरा का टिकट कटाया और ट्रेन में बैठ गए, उतर गए मथुरा में। चिंता मत करिए, स्वामी का दिमाग जनाब ऐसे ही थोड़ी 2 साल 10 महीने तक इस देश की पुलिस को चकमा दिया था। आगरा का टिकट कटाया, उतरे मथुरा और मथुरा में उतर के सीधा मथुरा के डाकघर पहुंचे और वहां से अपनी पत्नी रुखसाना स्वामी को तार भेजा, बुक हैज पब्लिश्ड। ये कोट था जो स्वामी ने रुखसाना के साथ तय किया था कि जब वो दिल्ली से सकुशल निकल जाएंगे तो रुखसाना को तार भेजेंगे, द बुक हैज पब्लिश्ड। ये सुब्रमण्यम स्वामी की इमरजेंसी की हीरोपंती की कहानी थी जो आपको चौंकाई जरूर होगी। सुब्रमण्यम स्वामी एक अभूतपूर्व चरित्र है, राजनीति का बिल्कुल दुर्लभ चरित्र, एक ऐसा व्यक्ति जिसके अंदर पांडित्य, जिसके अंदर छल, जिसके अंदर विवेक, जिसके अंदर योग्यता, जिसके अंदर गुण, जिसके अंदर राजनीति, ये तमाम चीजें मौजूद हैं। लेकिन इन सब के बावजूद सुब्रमण्यम स्वामी पॉलिटिक्स में मिसफिट हैं। इस मिसफिटनेस का कारण भी आपको बताऊंगा आने वाले वीडियोस में। सुब्रमण्यम स्वामी पर एक बड़ी सीरीज लाने वाला हूं जहां सुब्रमण्यम स्वामी और राजीव गांधी की दोस्ती, सुब्रमण्यम स्वामी और अटल बिहारी वाजपेयी की अदावत। ये चरित्र भी अजीब है ना, भाजपा में रहता है और कांग्रेस के नेता से दोस्ती करता है और भाजपा के नेता से अदावत। यही सुब्रमण्यम स्वामी की कला है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, जिससे ऐसे इंटरेस्टिंग पॉलिटिकल एनेक्डोट्स लगातार आप तक पहुंचते रहें।